नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अभी जो इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूं वो सुनकर आप चकित रह जाएंगे। बात यह है कि दोस्तों, अगर इस वीडियो के 15 प्रश्न आपको आ गए तो याद रखना आप पास है, वरना आप पास नहीं होंगे। 15% टोटल वीडियो में आपको आने चाहिए। पूरा वीडियो देखें और हमें बताना लास्ट में कि कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं, और वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बिना आपको इनमें प्रश्न 15 आए बिना आप आरएसटीटी एग्जाम में पास नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना। ये चैलेंज है, 15 कम से कम आपको आने चाहिए, तभी आप पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। दोस्तों, केवल वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्जाम में सबसे कठिन लगते हैं, जो बच्चों को कठिन लगते हैं। अगर ये कर दिए तो पास हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 देख लो, MS एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। दोस्तों, वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना या फिर अज्ञात वैल्यू का पता लगाना, वैल्यू का पूर्वानुमान या फिर अज्ञात वैल्यू का पता लगाना, दोनों ही कार्य करने वाला टूल होता है दोस्तों गोलसीक। ऑप्शन बी गोलसीक सही जवाब है पहले। दूसरा देखिए, एक एक प्रश्न को पढ़ो, बताना कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करता है। कौन सा ऐसा साइबर अटैक है दोस्तों जो आपके कंप्यूटर से जासूसी करता है? जासूसी करने को दोस्तों स्पाईवेयर कहते हैं, याद रखना, स्पाईवेयर, ठीक है, जासूस। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, साइबर खतरे का वह प्रकार जिसमें आपको चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। यानी आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं जाके आप अन्य वेबसाइट पर चले जाते हैं। कौन सा साइबर खतरा है दोस्तों? ऑप्शन है हैकिंग, स्पाईवेयर, वायरस या फिर DNS पॉइजनिंग। और इसका सही जवाब है दोस्तों, अगर आप चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके DNS में पॉइजनिंग है, याद रखना, DNS में पॉइजनिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा तीसरे प्रश्न का। चौथा देखिए, चौथा है, कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? दोस्तों, कंप्यूटर का जो कोड होता है, सोर्स कोड होता है, अगर कोई उसमें छेड़छाड़ करता है उसके साथ तो उसके खिलाफ दोस्तों धारा 65 लगाई जाती है, धारा 65, याद रखना। धारा 65 कब लगती है? जब कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। और अगर कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी करता है आपके साथ तो धारा 420 लगाई जाती है। विश्वासघात करता है तो धारा 406 लगाई जाती है। पांचवा प्रश्न देखिए, साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगाई जाती है? दोस्तों, ऑप्शंस हैं विश्वासघात का अपराध करने पर, धोखाधड़ी करने पर, बोगस करने पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने पर। और इसका सही जवाब है दोस्तों धारा 406 जो है वो विश्वासघात के अपराध पर लगाई जाती है। अगर आप ऑनलाइन किसी को विश्वास देकर उसके साथ घात करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो आपके खिलाफ विश्वासघात की धारा 406 लगाई जाती है। और अगर कोई धोखा देता है तो 420। अगला, सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? दोस्तों, सूचना सुरक्षा प्रबंधन में ISO मानक है ISO 27001, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ISO 27001। सातवां प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, विंडोज़ 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट होते हैं? यानी विंडोज़ 10 में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं? मित्रों, विंडोज़ 10 में 2 प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। तो स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर 2 प्रकार के यूजर होते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अर्थात इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। आठवां देखिए, LCD प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न केबल का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप प्रोजेक्टर को केबल से जोड़ना चाहते हैं तो आप कौन सी केबल का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, आप VGA और HDMI दोनों केबल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप VGA का भी इस्तेमाल करेंगे और HDMI केबल का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन इसका सी सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 9 देखिए, CD DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, हम अगर अपने कंप्यूटर से CD या DVD में डेटा भरना चाहते हैं, डेटा भर रहे हैं, तो डेटा भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बर्निंग है, बूटिंग है, राइटिंग है या फिर रीडिंग है। और इसका सही जवाब है दोस्तों बर्निंग, ठीक है। बर्निंग क्या होता है? बर्निंग यानी किसी भी CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया होती है। बूटिंग किसे कहते हैं? बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया होती हैं। 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य नहीं करता? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शंस आप देखिए, पहला है यूनिक्स, लाइनक्स है, गूगल क्रोम है, MS DOS है और गूगल का एंड्रॉयड है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लाइनक्स जो है,
लाइनक्स और यूनिक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। गूगल क्रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये आपका क्या होता है, ब्राउज़र होता है, ठीक है ना, ब्राउज़र। MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी अगर आपने आंसर माना तो आपका सही है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, MS एक्सेस में इंडेक्सेज क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों MS एक्सेस में इंडेक्सेज क्यों बनाए जाते हैं? यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं क्यों बनाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं, पहला है यह तेज़ी से रिकॉर्ड को सॉर्ट करता है, बिल्कुल सही है, तेज़ी से रिकॉर्ड को सॉर्ट करता है। दूसरा क्या है, देखिए यह डेटाबेस में के लॉजिकल व्यू को बदल सकता है। तीसरा है यह डेटाबेस में डिजाइन दृश्य को बदल देता है। और चौथा MS एक्सेस में इसका कोई उपयोग नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यह तेज़ी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने में, एक्सेस करने में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? यानी इनमें से कौन सा व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसे हम व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक भी कहते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं और आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की RSET एग्जाम के लिए, अगर आप घबरा रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम है, हमें डर लग रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको तैयारी का मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे। दोस्तों यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देख लेना। लाइव के कोई बात नहीं, मत देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देख लेना। अगर आपके पास टाइम हो तो लाइव भी देख सकते हो। और इसके अलावा आप वैकेंसी गुरु गूगल में सर्च करेंगे, वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर जाने के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें और ऑनलाइन टेस्ट जो कि फ्री में दिए गए हैं वेबसाइट पर, वहाँ पर दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें, उनको बताना चाहूँगा गूगल में आपको सर्च करना है वैकेंसी गुरु और वहाँ से देख सकते हो। या फिर आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए किसकी सहायता करेंगे या किसका यूज करेंगे? दोस्तों अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है तो आप या तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा, ए और सी दोनों, ब्लूटूथ और ईमेल। अगला 14वां देखिए, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है? यानी जब आप नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है, डेटा ट्रांसफ़र कितना तेज़ गति से हो रहा है, इसको किस में मापा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वॉट्स में, डॉट्स प्रति इंच में, बिट्स प्रति सेकंड में या फिर हर्ट्ज़ में। और इसका सही जवाब है दोस्तों BPS यानी बिट्स प्रति सेकंड। 15वां देखिए, वेब ब्राउज़र में खाली स्थान पर वांछित संसाधन का URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। यानी कि वेब ब्राउज़र में कौन सी जगह पर आप URL लिखते हैं, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। URL लिखने की जो वेब ब्राउज़र में जगह होती हैं उसको हम दोस्तों एड्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस बार, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एड्रेस बार। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न क्या है, खालिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क को सुरक्षा देती है। दोस्तों आपके कंप्यूटर को बाहरी खतरे से बचाने वाला जो एक सुरक्षा प्रणाली है उसे हम फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फायरवॉल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फायरवॉल। प्रश्न नंबर 17वां देखिए, VLSI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी जनरेशन में पेश किया गया था, CPU भी VLSI होता है। VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 18वां, अगर कोई कंप्यूटर चालू हो लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आमतौर पर यह क्या कहलाता है? अगर एक कंप्यूटर चालू है, ऑन है और सिस्टम में आप काम भी कर रहे हो, रीसेट करने पर कोई प्रक्रिया नहीं दे रहा, तो ऐसी प्रक्रिया को दोस्तों हैंग होना कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंग होना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हैंग। 19वां देखिए, MS एक्सेस में डिफ़ॉल्ट डेटा प्रकार है। MS एक्सेस के अंदर डिफ़ॉल्ट डेटा का प्रकार कौन सा है? टेक्स्ट, करेंसी, नंबर और यस नो। और इसका सही जवाब है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट डेटा जो प्रकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। यानी ऑप्शन ए अगर आपका सही जवाब है तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। आगे हम चलते 20वें प्रश्न में, MS एक्सेल में मान लें कि किसी सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है और इनको आपको औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों बराबर एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट वैल्यू, ब्रैकेट ऑफ एंटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा, एवरेज निकालने का। तो जिन्होंने सी जवाब दिया उन सबका सही आंसर है। दोस्तों लाइव क्लासेज की जानकारी देना चाहूँगा। लाइव क्लास जो आपकी होंगी
वो एक तो शाम को 7 बजे होती हैं और एग्ज़ाम के दिन सुबह मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होगी, यानी एग्ज़ाम की डेट को 7 बजे से 9 बजे तक लाइव क्लास चलेंगी। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखें अगर ये क्लास आपकी मिस हुई तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। ठीक है, ये क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं के पास इसके नोटिफिकेशन जाएंगे, बाकी लोगों के पास नहीं जाएंगे और वो इस क्लास को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास प्राइवेट होगी तो बाकी लोग नहीं देखेंगे। तो जो नए अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए जुड़े हैं 1-2 दिन में बच्चे जिनको मालूम नहीं है, वो ध्यान से सीख लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 21वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक है? दोस्तों सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक को 4G LTE कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। MS Excel 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक डेटा श्रृंखला होती है और सारे मान सकारात्मक होते हैं? दोस्तों एक डेटा श्रृंखला अगर हो और सभी मान सकारात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, तो ऐसे चार्ट को दोस्तों अपन पाई चार्ट कहते हैं, जो कि गोल बनता है। इस प्रकार चार्ट जो बनता है इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब रहेगा। 23वां देखिए, 23वां प्रश्न क्या है? MS Access 2010 में प्राइमरी कुंजी का उपयोग क्या है? ऑप्शंस हैं, यह जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी बनाता है क्योंकि प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड्स स्वचालित रूप से सॉर्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह तालिका टेबल में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को रोकती है, बिल्कुल ये भी सही है। और उपरोक्त सभी, तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। 24वां, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करते समय कौन सा चिन्ह, कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? दोस्तों अगर आपको MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, स्लेश या फिर आप इन्वर्टेड कोमा, पाई, कोलन आदि के चिन्ह नहीं लगा सकते, कोई चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन मार्क आप यूज़ नहीं कर सकते। 25वां देखिए, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट होगी? दोस्तों किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए Shift+Delete बटन का प्रयोग किया जाता है। Shift+Delete बटन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 26वां देखिए, विंडोज़ 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? अगर आप विंडोज़ 10 में किसी एक स्क्रीन को 4 भागों में बांटना चाहते हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, असिस्ट, स्क्रीन असिस्ट, स्नैप असिस्ट या फिर प्रिंट असिस्ट। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट आपके एक प्रोग्राम विंडो को 4 भागों में विभाजित कर देता है। 27वां देखिए, MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने का सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? फाइल टैब पर जाकर क्लोज बटन को चूज़ करें, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड में Ctrl+W दबाएं, ये भी सही है। आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाए जाने वाले क्लोज बटन को चूज करें, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने ऑप्शन डी माना है 27 में, उन सबका सही आंसर है। 28वां देखिए, ध्यान से समझना, 28वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है उसे कौन सा व्यू कहते हैं? एक पावर पॉइंट व्यू होता है जिसमें केवल दोस्तों बुलेट्स आते हैं और केवल हेडिंग आती है। इस व्यू को हम आउटलाइन व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटलाइन। यह डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट की केवल आउटलाइन को ही प्रदर्शित करता है। ऑप्शन इसका सी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 29वां, MS एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है, यानी कि MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? फॉर्मूला, फील्ड, सेल या फिर पाइवट टेबल। और इसका सही जवाब है दोस्तों सेल। कॉलम और रो को जो काटता है उसे हम सेल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 30वां देखिए, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ IP इज, यानी IP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोग्राम। और इसका सही जवाब है दोस्तों IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं 31वें प्रश्न में, निम्न में से किस विकल्प का चयन करके आप एक से अधिक स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको एक से अधिक स्लाइड सिलेक्ट करनी है तो इनमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे? आप एक बात याद रखो दोस्तों, कंप्यूटर में एक से अधिक किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे, Ctrl+क्लिक, याद रखना। तो ऑप्शन इसमें सी सही जवाब रहेगा, Ctrl+क्लिक ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं
MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? यानी कि आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट में पीछे एक छिपा हुआ टेक्स्ट होता है, ऐसे तिरछा, ये वाला टेक्स्ट। दोस्तों इस टेक्स्ट को हम वाटर मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर मार्क, क्योंकि ये हल्का दिखाई देता है और ये छाप रहती है या फिर ये एक शो करता है कि ये डॉक्यूमेंट किसका है। कोई यहाँ पर अपना नाम, कोचिंग का नाम कुछ भी लिख देता है, तो इसे हम वाटर मार्क कहते हैं। प्रश्न नंबर 33वां देखिए, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम और CDR। दोस्तों CD यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 33वें में। 34वां देखिए, MS एक्सेस 2010 में शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल का पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। दोस्तों जो किसी भी प्रोग्राम फाइल में सबसे ऊपर दिखाई दे, ये वाला, इसे हम दोस्तों टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। याद रखना, सबसे ऊपर शीर्ष में जो दिखाई देता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर क्या है? दोस्तों विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर एक एंटीवायरस होता है। क्या होता है? एंटीवायरस। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए जवाब दिया, रियल टाइम एंटीवायरस, उन सबका सही है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वैकेंसी गुरु वेबसाइट से जाकर पढ़ाई करना, तैयारी करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी टॉप लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप करते हैं, वो सभी वैकेंसी गुरु से तैयारी करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। लाइक करके जरूर जाएं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।